सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के सेकंड पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के मोस्ट इंपोर्टेंट अतलग उत्तरी क्वेश्चंस की सीरीज में पार्ट 2 लेकर के आए हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये आपके पवन सीरीज के प्रश्न है, राजन सीरीज के, और सारे के सारे विषयों के बहुविकल्पीय अतलग उत्तरी प्रश्नों को मैं पूरा कंप्लीट करवा चुकी हूँ, तो आप सारे विषयों को अच्छे से देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पर है, रास के अनुसार पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या हैं। तो पढ़ाई के साथ साथ जो बच्चों को और भी करिकुलम स्कूल में सिखाए जाते हैं वही क्या होते हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं। तो रॉस के अनुसार शिक्षा प्रक्रिया की धारणा जो बच्चों के प्रत्यक्ष अनुभवों या प्रत्यक्ष जीवन यापन द्वारा सीखने में विश्वास करती है। स्कूल को एक छोटा समाज समझने की धारणा जिसमें बच्चे सामाजिक प्रक्रियाओं में वास्तविक रूप में भाग लेकर सभ्य जीवन व्यतीत करना सीखते हैं। इन आदर्शों की प्राप्ति हेतु विद्यार्थियों की स्वैच्छिक क्रियाओं का मार्गदर्शन किया जाना चाहिए। तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं याद रखिएगा, पढ़ाई के साथ साथ बच्चे जो खेल कूद में भाग लेते हैं या भाषण प्रतियोगिता में, वाद विवाद प्रतियोगिता में, अंताक्षरी, इन सब चीजों में जो भाग लेते हैं बच्चे, ये सब पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार पाठ्य सहगामी क्रियाओं की आवश्यकता बताइए। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार स्वच्छ, आनंदप्रद तथा सुव्यवस्थित स्कूल भवन मिल जाने के पश्चात हम चाहेंगे कि स्कूल में विविध प्रकार की समृद्ध क्रियाओं का आयोजन हो जो विद्यार्थियों की विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। उनमें मनोरंजक कार्यों, हॉबीज, क्रियाओं, ऑक्यूपेशंस तथा योजनाओं, प्रोजेक्ट की व्यवस्था करनी होगी जो बच्चों को प्रभावित करें और उनकी विभिन्न रुचियों को विकसित करें। क्वेश्चन नंबर 53 है, स्वास्थ्य के संबंध में विवेकानंद जी ने क्या कहा है। तो आज भारत को भगवत गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो आप सभी को पता है, ग्राम प्रधान होता है। और सचिव कौन होता है, तो प्रधानाध्यापक होता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, शैक्षिक उपकरणों के अंतर्गत क्या क्या सामग्रियां आती हैं। तो श्यामपट्ट, चार्ट, मॉडल, मानचित्र, रेखा चित्र, आकृतियां, ग्राफ तथा विज्ञान शिक्षण सामग्री, गणित शिक्षण सामग्री या गणित किट, विज्ञान किट, ये सब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं, पेयजल व्यवस्था से क्या अभिप्राय है। विद्यालय में पेयजल की व्यवस्था वातावरण के अनुकूल होनी चाहिए। पीने के पानी की व्यवस्था स्वच्छ स्थान पर हो, अर्थात शौचालय के आसपास होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 59 है, मानवीय साधन के अंग बताइए। तो मानवीय संसाधनों में आपको पता, प्रधानाध्यापक, शिक्षक, छात्र, समुदाय, ये सब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, मानवीय संसाधन के प्रबंधन की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो मानवीय संसाधनों का प्रबंधन एक उत्तम शिक्षा व्यवस्था के लिए अति आवश्यक माना गया है। मानवीय संसाधन के प्रबंधन से विद्यालय में सुधार होता है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति निर्धारित कार्य में निष्ठा के साथ संलग्न रहता है। बच्चे अपने काम में लगे रहते हैं, टीचर अपने काम में लगे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं, एक सफल शिक्षक में कोई दो गुणों का उल्लेख करिए। तो अध्यापक शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ एवं चरित्रवान होना चाहिए। दूसरा है, अध्यापक को मनोविज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान हो जिससे कि वह बालकों की विभिन्नताओं, रुचियों, प्रेरणाओं तथा योग्यताओं को समझकर उचित मार्गदर्शन कर सके। क्वेश्चन नंबर 60 है, विद्यालय प्रबंध समिति में महिलाओं का परसेंटेज कितना होना चाहिए। तो लगभग यहाँ पर 15% दिया हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर, वाद विवाद या भाषण से क्या लाभ होता है। तो मैकनोन के अनुसार बौद्धिक रुचियों एवं योग्यताओं, अभिव्यक्ति प्रवाह, स्पष्ट चिंतन, आधुनिक जीवन की महत्वपूर्ण बातों के प्रति प्रशंसात्मक दृष्टिकोण, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, संतुलन तथा अन्य वांछनीय गुणों के विकास हेतु वाद विवाद एवं भाषण के समान कोई क्रिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं, राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं। तो आप सभी को पता है, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती, ये क्या है, हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं, सूचना एवं अभिलेखों का विद्यालय प्रबंध में स्थान बताइए। तो सूचना एवं अभिलेखों का विद्यालय प्रबंध में महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्राप्त सूचनाओं को लिखित रूप में रखना ही अभिलेख कहलाता है। अभिलेखों के द्वारा संबंधित व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की सूचनाएं दी जाती हैं, अतः सूचना एवं अभिलेख एक दूसरे के पूरक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 पूछ रहा है, कार्यालय विद्यालय का नाड़ी संस्थान है, यह किसका कथन है। तो ये डॉक्टर SN मुखर्जी का कथन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं, लॉग बुक क्या है। तो लॉग बुक आपको पता है, विद्यालय में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है,
जो समय सारणी के अकॉर्डिंग चीजें चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, विद्यालय की पूरी उसमें हिस्ट्री लिखी होती है, पूरी की पूरी चीजें लिखी होती हैं। तो इससे विद्यालय विकास के क्रम का ज्ञान होता है। वास्तव में यह वह माध्यम है जो विद्यालय के इतिहास का ज्ञान कराता है। तो मैंने अभी कहा आपसे कि विद्यालय की पूरी हिस्ट्री इसमें आपको मिल जाती है। यह एक प्रकार से विद्यालय की डायरी होती है। इसमें तथ्यों का विवरण दिया जाता है, विद्यालय की विशेष घटनाएं, नवीन पाठ्य पुस्तकें, यंत्रों, कोर्स आदि की प्रस्तावना, विद्यालय के कार्य के घंटे, विद्यालय में निरीक्षण हेतु आए विभिन्न अधिकारियों के हस्ताक्षर, ये सारी चीजें होती हैं लॉग बुक में। क्वेश्चन नंबर 66 है, प्राथमिक विद्यालयों को ग्रांट कौन देता है? तो ग्राम पंचायत या सरकार देती है। अब यहाँ पर सरकार ही देती है। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें, स्कूल कैलेंडर में क्या होता है? तो यह विद्यालय सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व ही तैयार कर लिया जाता है। इसमें विद्यालय में जो होने वाले अवकाश होते हैं, मासिक परीक्षाएं, सत्रीय और अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं का विवरण होता है, तिथियां होती हैं, प्रवेश तिथि होती है, विद्यालय का चुनाव, विद्यालय में वार्षिक समारोह, अभिभावक सम्मेलन आदि की संभावित तिथियां इसमें तय कर दी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं, धाराओं के प्रकार बताइए। तो गर्म जल धाराएं और ठंडी जल धाराएं होती हैं। यहाँ पर कुछ प्रश्न आपको दिखेंगे सामाजिक के। क्वेश्चन नंबर 69 है, ज्वार भाटा किसे कहते हैं? तो आपको पता ही है, सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण समुद्र तटों पर 24 घंटों में 2 बार समुद्र का जल किनारे पर आगे बढ़ता है, यानी कि ऊंचा उठता है और फिर वापस लौट जाता है। इस प्रकार की महासागरीय जल के ऊपर उठने को और फिर ज्वार कहते हैं जब ऊपर उठता है, और जब नीचे जाता है तो उसको भाटा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, ज्वार भाटा से क्या लाभ होता है? तो देखिए, ज्वार के समय उथले बंदरगाहों की गहराई बढ़ जाती है, जिससे बड़े बड़े जलयान भी बंदरगाह तक पहुंच जाते हैं और भाटे के साथ लौट आते हैं। इस प्रकार माल ढोने वाले जलयानों द्वारा सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंच जाता है। ज्वार आने के कारण समुद्र तट पर अनेकों प्रकार की वस्तुएं जैसे कि सीप, शंख, मोती आदि वस्तुएं किनारों पर आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, प्राकृतिक आपदा तथा मानवकृत आपदा में अंतर बताइए। तो प्राकृतिक आपदाएं विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों के कारण उत्पन्न होती हैं। इन आपदाओं की पूर्ण एवं सत्य भविष्यवाणी करना असंभव है। जैसे भूकंप, सुनामी, बादल का फटना, विस्फोट, ज्वालामुखी, ये सब हमारे हाथ में नहीं है, ये प्रकृति के हाथ में है। मानवकृत आपदाएं मानव के कुप्रबंध अथवा दुष्कर्मों के कारण उत्पन्न होती हैं। तो जो हम यहाँ पर कुप्रबंधन करते हैं, जंगलों को काट रहे हैं, जहां पर जंगल है वहां पे काट काट करके रास्ते बना रहे हैं और भी बहुत सारे ऐसे निर्माण कार्य कर रहे हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है, जिसके कारण से ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं, भूकंप, सुनामी, बादलों का फटना। ठीक है, इन आपदाओं की भविष्यवाणी और पूर्वानुमान संभव है, जैसे आग, परमाणु आपदाएं, आतंकवादी गतिविधियां आदि। क्वेश्चन नंबर 72 है, जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं? तो जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि ने देश को जनसंख्या विस्फोट के नजदीक पहुंचा दिया है, जिसके कारण सरकार द्वारा किए जा रहे मानव कल्याण के कार्य अपर्याप्त ही नहीं बल्कि अनुपयुक्त भी होते जा रहे हैं। अतः जब किसी देश में जनसंख्या वृद्धि अनियंत्रित हो जाए और इस वृद्धि के कारण मानव समाज का सामाजिक आर्थिक विकास प्रभावित होने लगे, तो यह स्थिति क्या कहलाती है? जनसंख्या विस्फोट कहलाती है। जनसंख्या का बहुत अधिक बढ़ जाना ही जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 73 है, टीएलएम ग्रांट का पूरा नाम क्या है? तो शिक्षण अधिगम सामग्री अनुदान। ठीक है, जिसे हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी कहते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल ग्रांट। क्वेश्चन नंबर 74 है, शारीरिक शिक्षा से क्या अभिप्राय है? तो शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत खेल कूद, व्यायाम, योगासन, स्काउटिंग, गाइडिंग इत्यादि क्रियाओं का आयोजन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 75 पे आते हैं, ग्राम शिक्षा निधि का खाता किन किन व्यक्तियों के हस्ताक्षर की अपेक्षा रखता है? तो ग्राम शिक्षा निधि का खाता ग्राम प्रधान एवं प्रधानाध्यापक या प्रभारी के संयुक्त रूप से होता है। इस धन को दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर के द्वारा ही बैंक से निकाला जाता है तथा दोनों की सहमति के आधार पर खर्च किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं, प्रधानाध्यापक के मुख्य दायित्व बताइए। तो प्रधानाध्यापक के जो प्रमुख कार्य है उसमें है योजना बनाना, फिर पर निरीक्षण या पुनः निरीक्षण करना, शिक्षण करना, पथ प्रदर्शन करना, पाठ्य पुस्तकों का चयन, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का आयोजन यानी कि खेल कूद का आयोजन विद्यालय में, खेल कूद के अलावा और भी जो प्रतियोगिताएं होती है, भाषण प्रतियोगिता हुई, गायन प्रतियोगिता हुई, नृत्य प्रतियोगिता हुई। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देखिए संपर्क, कर्तव्य मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 77 है, प्रोजेक्टर क्या है? इसमें चित्रों को बड़े पर्दे पर प्रतिच्छेदित कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं, विद्यालय में जनसंपर्क किसे करना चाहिए?
तो मुख्याध्यापक विद्यालय व समाज को जोड़ने की एक महत्वपूर्ण कड़ी होता है, या प्रधानाध्यापक। कुछ लोगों का विचार यह भी है कि प्रधानाध्यापक को एक जनसंपर्क अधिकारी की भूमिका का निर्वाह करना होता है। उसे छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों व समाज के सदस्यों के साथ मधुर संबंध स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 पे आते हैं, मीना मंच क्या है? तो मीना मंच आप सभी को पता है कि बालिकाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए किया गया है इसका निर्माण। और इसमें देखिए, यह शैक्षिक योजना के अंतर्गत मीना नामक बालिका की प्रमुख भूमिका को प्रदर्शित किया जाता है। और इसके टोटल 12 कैसेट हैं, जिसमें मीना को दिखाया जाता है कहानी के माध्यम से। एक काल्पनिक पात्र होती है मीना, और उसी को दिखाया जाता है कि किस तरीके से वह पहले कैसी रहती है, और फिर जब स्कूल जाना शुरू करती है फिर उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये सारी चीजें इसमें दिखाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं, पर्यवेक्षण को परिभाषित करिए। तो एडम्स और डिकी के अनुसार पर्यवेक्षण संस्थानों के सुधार के लिए एक नियोजित कार्यक्रम है। विल्स के अनुसार आधुनिक पर्यवेक्षण शिक्षण व अधिगम के श्रेष्ठ विकास में क्या है? सहायक है। क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं, पर्यवेक्षण का अर्थ बताइए। पर्यवेक्षण शब्द अंग्रेजी के सुपरविजन का हिंदी रूपांतर है, जिसका अर्थ होता है वह उच्च दृष्टि या सुपरविजन जो विद्यालय को गति प्रदान कर सके। इसके कार्यक्रम विद्यालय की अपेक्षाओं के अनुरूप होने चाहिए, जिससे विद्यालय संगठन के सभी घटकों का समुचित विकास हो सके। पर्यवेक्षक का काम उन स्कूलों का मार्गदर्शन करना है और समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान करना है, जिनके पर्यवेक्षण की उन पर जिम्मेदारी होती है। क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं, विद्यालयों को अनुदान किन किन माध्यमों से प्राप्त होता है? तो देखिए, केंद्रीय तथा राज्य सरकार, ग्राम पंचायतों तथा स्थानीय निकायों आदि से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 83 पे आते हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी की भूमिका का वर्णन करिए। तो बेसिक शिक्षा अधिकारी जिले की बेसिक शिक्षा का प्रमुख अधिकारी होता है। जिले के समस्त प्राथमिक विद्यालयों के प्रबंध की व्यवस्था का उत्तरदायित्व बेसिक शिक्षा अधिकारी के ऊपर ही होता है। क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं, एमडीएम वितरण पंजिका से आपका क्या आशय है? तो इसमें विद्यालय में नामांकित छात्रों की कुल संख्या, उस दिन उपस्थित छात्रों की संख्या, मध्याह्न भोजन खाने वाले बच्चों की संख्या, भोजन से पूर्व हाथ धोने वाले बच्चों की संख्या, मेनू के प्रकार आदि का प्रत्येक दिन का विवरण इसमें रहता है। क्वेश्चन नंबर 85 पे आते हैं, कन्वर्जन कास्ट से आप क्या समझते हैं? तो प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन में प्रत्येक बच्चे के ऊपर जो धनराशि निर्धारित होती है उससे ही हम क्या कहते हैं? कन्वर्जन कास्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 पे आते हैं, अभिभावक की विद्यालय प्रबंधन में क्या भूमिका है? तो अभिभावक द्वारा अपने बालकों हेतु ऐसे वातावरण का सृजन करना चाहिए जिससे बालक स्वयं ही अपने कार्यों में क्रियाशील हो सके। क्वेश्चन नंबर 87 है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई? तो देखिए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी की बात यहाँ पर हो रही है। तो एनसीईआरटी की जो स्थापना है ये 1 अप्रैल 1961 में हुई थी। और अगर एससीईआरटी की स्थापना पूछता है तो एससीईआरटी की स्थापना इसकी ठीक 20 साल बाद 1981 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 88 पे आते हैं, स्कूल चलो अभियान किस वर्ष उत्तर प्रदेश में लागू हुआ? तो उत्तर प्रदेश में 2004 से शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 89 है, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान का परिचय दीजिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान नई दिल्ली यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, इसका मुख्य कार्य शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों एवं कार्यशालाओं का आयोजन करना है। यह स्कूली शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में शोध कार्य के लिए उत्तरदायी है। कोठारी आयोग की सिफारिश के आधार पर इसे दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं, केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान के कार्य बताइए। तो केंद्रीय शैक्षिक संस्थान शिक्षण सामग्री एवं शैक्षिक तकनीक, शैक्षिक दूरदर्शन एवं शैक्षिक रेडियो के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करने एवं हार्डवेयर द्वारा उनके प्रसारण करने के लिए उत्तरदायी है। यह संस्थान शिक्षकों को इन कार्यों के संपादन में प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करता है। क्वेश्चन नंबर 91 है, नीपा के उद्देश्य लिखिए। नीपा राज्य सरकारों तथा शैक्षिक संस्थाओं को परामर्श देना, शैक्षिक योजनाओं तथा प्रशासन संबंधी शोध करने हेतु विभिन्न संस्थाओं का सहयोग करना तथा उन पर आधारित शोध पत्र तैयार कर उसका प्रकाशन करना, विचारों एवं समाचारों का आदान प्रदान, देश विदेश की विभिन्न शैक्षिक एजेंसियों, संस्थाओं तथा संगठनों से परस्पर सहयोग करने की व्यवस्था करना। फिर क्वेश्चन नंबर 92 पे आते हैं, बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1972 में। क्वेश्चन नंबर 93 है, उत्तर प्रदेश एससीईआरटी की स्थापना कब हुई? तो एससीईआरटी की स्थापना 1981 में हुई है, पहले ही मैं आपको बता चुकी ऊपर। क्वेश्चन नंबर 94 पे आते हैं, राज्य शिक्षा संस्थान के 3 कार्यों की विवेचना कीजिए। तो देखिए, राज्य शिक्षा संस्थान का जो पहला कार्य है वो है शिक्षा और शिक्षण संबंधी शोध करना।
दूसरा है उच्च प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तक का लेखन संशोधन कार्य करना। तीसरा है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के शिक्षकों प्रवक्ताओं की अध्यापकीय शिक्षण में अकादमिक प्रशिक्षण देना। फिर है क्वेश्चन नंबर 95, राज्य विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो ये कहाँ है? ये इलाहाबाद। यहाँ पर हम लिखेंगे क्या? प्रयागराज, इलाहाबाद नहीं लिखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान के 2 कार्य लिखिए। तो देखिए, पहला है प्रारंभिक स्तर के विज्ञान एवं गणित की पाठ्य पुस्तकों का लेखन संशोधन व परामर्श देना। दूसरा है विज्ञान एवं गणित शिक्षा को उन्नतिशील बनाने हेतु शोध कार्य कराना। क्वेश्चन नंबर 97 है राज्य हिंदी संस्थान का कार्यालय कहाँ है? तो राज्य हिंदी संस्थान का जो कार्यालय है ये बनारस में है, ठीक है। और ये SCERT एक अनुषंगिक संस्थान है। ये SCERT के अंतर्गत ही कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 98 है राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ है? तो राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ में है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 99 पे आते हैं। राज्य हिंदी संस्थान के कोई 2 कार्य लिखिए। तो पहला है हिंदी व संस्कृत भाषा हेतु शोध अनुसंधान का कार्य करना। दूसरा है प्रारंभिक शिक्षा हेतु हिंदी व संस्कृत की पाठ्य पुस्तकों का लेखन और श्रवण व समीक्षा का कार्य करना। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, इस पार्ट का पार्ट 2 का मनोविज्ञान शाला का परिचय दीजिए। तो मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में है, आपको पता ही है। और इसकी स्थापना आचार्य नरेंद्र देव समिति की संस्तुति के आधार पर उत्तर प्रदेश शैक्षिक विभाग के तत्वाधान में इलाहाबाद में 1947 में की गई, जो राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि SCERT की एक इकाई मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी के रूप में कार्यरत है। और इस तरीके से यहाँ पर आपने दूसरा पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर आप देखिए कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, इस पर कॉन्टेक्ट करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं अपने 4th सेमेस्टर के बारे में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए, चैनल से बने रहिए और जहाँ कहीं कोई भी डाउट हमसे पूछते रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।